गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमृतेश त्रिवेदी और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटी से शेड्यूल्स। हम लोग जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पॉलिटी से क्वेश्चन आते ही हैं और पॉलिटी में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है शेड्यूल्स। जिससे शेड्यूल हम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 12 है, जिनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाता है, ये शेड्यूल किससे बिलोंग करता है या ये शेड्यूल किससे बिलोंग करता है। आज हम लोग शेड्यूल टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे कि आपको सभी शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल हाँ सबसे पहले हम लोग शेड्यूल के कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो बात है 1935 की। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसमें सबसे पहली बार शेड्यूल को इंक्लूड किया गया था और सबसे स्टार्टिंग में हम लोग के पास 10 शेड्यूल थे 1935 में। ध्यान रखिएगा, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें हमारे पास 10 शेड्यूल थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला तब इंडिपेंडेंस के समय जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ 1950 में जाके, उसमें हम लोग के पास आए 8 शेड्यूल। उस कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को 8 शेड्यूल रखा गया। फिर जब आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए, तब जाके अमेंडमेंट के बाद हम लोग के पास आज के समय में है 12 शेड्यूल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ तब हम लोग के पास कितने शेड्यूल्स थे, तो आप बोलेंगे हम लोग के पास 8 शेड्यूल थे। या आप कोई पूछे कि आज हम लोग के पास कितने शेड्यूल हैं, तो आज हम लोग के पास 12 शेड्यूल्स हैं। और जब शेड्यूल्स हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लाए कहां से गए, तो वो था हम लोग का 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें हम लोग के थे स्टार्टिंग में 10 शेड्यूल्स। अब आइए कुछ बातें डिस्कस कर ली जाएगी। भैया शेड्यूल है क्या? मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, शेड्यूल में हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली कंप्रेस करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा गया है। शेड्यूल भावना नहीं बताता है, भावनाओं में नहीं बहना है कि वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भावना बता रहा है, ऐसा नहीं है। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, वो उन्हीं का एक कंपाइलेशन है, एक कंपाइल्ड रूप है जो हम लोग को एक बेसिक नॉलेज देता है, इजीली बताता है कि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, आप उसको एक तरह से इंडेक्स की तरह कह सकते हैं, शेड्यूल है, उसी को वो बता रहा है। और इसमें एग्जांपल आप लोग हम लोग का सेकंड शेड्यूल भी ले सकते हैं, थर्ड शेड्यूल भी ले सकते हैं। पूरा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल के अंदर एक उसका ब्रीफ है। आइए देखा जाएगा, हम लोग उसको आगे समय समय में आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम लोग पहले शेड्यूल से। ज्यादा ध्यान हम लोग समझने पे देंगे। पहले शेड्यूल में हम लोग का है स्टेट्स एंड यूटी। पहले शेड्यूल में हम लोग की लिस्ट दी गई है जो हम लोग के राज्य हैं और जो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश है। हम लोगों के पास आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी बातें ध्यान रखने की है। अब हम लोग का आता है दूसरा शेड्यूल। दूसरे शेड्यूल में हम लोग के हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां। अब इसमें सवाल आता है किसकी किसकी अपॉइंटमेंट और किसकी किसकी नियुक्तियां। उंगलियों पे याद कीजिए। हम भारत का राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, कंटेम्पररी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर किसके, लोकसभा के, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन किसके, राज्यसभा के, स्पीकर किसके, हम लोग की विधानसभा के। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी नियुक्ति की जाती है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि जब इतने लोगों की नियुक्ति की जा रही है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए अलग अलग आर्टिकल दिए गए होंगे हर एक व्यक्ति के लिए। तो इसमें किया क्या जा रहा है, शेड्यूल एक तरीके से एक टेबल तैयार किया गया है। ये अपॉइंटमेंट दे दी, किसकी किसकी अपॉइंटमेंट है, इनकी इनकी है। तो ये बताया जा रहा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये इतनी अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं। अब आते हैं थर्ड ये है हम लोग का ऑथ एंड अफर्मेशन। मैं लिखूंगा इंग्लिश में, मैं आप लोग से ये उम्मीद करूंगा कि इतनी इंग्लिश तो आप लोग को आती होगी और बोल तो हम हिंदी में रहे ही हैं। ऑथ एंड अफर्मेशन। ऑथ मतलब, अफर्मेशन मतलब हो गया आपकी प्रतिज्ञा और ऑथ मतलब हो गया आपका शपथ। ऑथ एंड अफर्मेशन, शपथ, प्रतिज्ञा। अब किसकी शपथ और किसकी प्रतिज्ञा? जब हम लोग की नियुक्तियां होती हैं बड़े पदों पर, तो वो लोग जो शपथ लेते हैं उन्हें औध कहा जाता है।
और इसी तरह हम लोग जाएंगे अगर, ऑथ एंड अफर्मेशन इन्हें ही कहा जाता है। जैसे कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हैं उनकी ऑथ है, हम लोग के राष्ट्रपति की ऑथ है, जो गवर्नर है हम लोग के उनकी प्रतिज्ञा है, जो हम लोग राज्य के राज्यपाल है वो भी गवर्नर है, वो भी उनकी प्रतिज्ञा ली जाती है। तो इसमें ये सब इंक्लूड किया गया है। कैग है जो हम लोग कॉन्टेम्पोरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाता है। तो जिनकी भाई सीधे सीधे आप समझिए जिनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है बड़े पदों पर, तो उनको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है यहाँ पे। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हो गया, चौथे में हम लोग का है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बड़ा बड़ा लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए जो राज्यसभा में हम लोग सीटों का आवंटन होता कैसे है। राज्यसभा जो है वो हम लोग सभी देश के राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और सभी राज्यों को लोकसभा राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई हैं। ये सीटें आवंटन जो किया, सीटों का जो आवंटन किया गया है ये किया किस आधार पर गया है, ये किया गया है जनसंख्या के आधार पर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक सीटें हम लोग की राज्यसभा में किस राज्य की हैं, तो आप वहां पे लिखेंगे यूपी, हम लोग का उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा लोकसभा में भी सर्वाधिक सीटें यूपी की ही हैं। इतनी बातों को ध्यान रखा जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें को और छठे को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। साथ में लेके चलने का एक रीजन है कि ये दोनों आपस में काफी मिलते हैं, तो इन लोगों को साथ में समझना ज्यादा जरूरी होता है। ये देखते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल of scheduled area and scheduled tribes, areas of scheduled areas and scheduled tribes, ध्यान रखिएगा। scheduled area and scheduled tribes। इसी के साथ ही हम लोग छठवां भी देखेंगे। इसमें आप ये ध्यान रखिए एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। एक एक पे आते हैं। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, इसमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। काफी आसानी से याद हो जाएगा। अभी आते हैं एक छोटी सी ट्रिक है, सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या रहा है। पांचवें में आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये इसमें कहा जा रहा है नियंत्रित किया जाएगा और प्रशासित किया जाएगा किसे, शेड्यूल्ड एरियाज को और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है। हम लोग के भारत देश में कई सारे ऐसी राज्य हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग बहुतायत में हैं। इसीलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब में बांटा गया है, ताकि उनका प्रशासन और उन्हें सही से कंट्रोल किया जा सके और लोगों का सही से विकास किया जा सके। इसका प्रावधान हम लोगों के संविधान में है। ठीक वही चीज कह रहा है छठवें में, लेकिन इसमें एक चीज बदल दिया। इसमें यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है, स्पेशली केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की। उसमें भी कौन कौन से राज्य, केवल 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ATMC
एम स्क्वायर, ATM स्क्वायर, स्क्वायर 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 का मतलब समझते हैं, एम स्क्वायर मतलब डबल है। ए से हो गया आपका असम, टी से हो गया त्रिपुरा, और एम स्क्वायर से हो गया आपका मेघालय एंड मिजोरम। ATM स्क्वायर आप 6 से जोड़ के पढ़ लेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें केवल 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने 7वें शेड्यूल के बारे में। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 7वें शेड्यूल में हम लोग बात करेंगे लिस्ट की। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है? देखिए, हम लोग के संविधान में जो भी शक्तियां हैं, जो भी कार्य हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवेज हो गया, तो रेलवे हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यूनियन लिस्ट मतलब वो चीजें एवं अधिकार जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। स्टेट लिस्ट मतलब वो उद्योग एवं अधिकार जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट जो इन दोनों के अंडर में आते हैं। मतलब इसमें राज्य केंद्र भी अपना हस्तक्षेप करता है, इसमें राज्य भी अपने हस्तक्षेप करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। 97, स्टेट में 66, यहाँ पे 47। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यूनियन लिस्ट मतलब इसके अंदर में 97 टॉपिक आएंगे। स्टेट लिस्ट इसके अंदर में 66 टॉपिक आएंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट इसके अंदर में आपके 47 टॉपिक्स आएंगे। अब इसको जैसे चाहे आप याद कर दें, 97, 66, 47, 97, 66, 47, जैसे भी आपको याद हो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना जरूरी है। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 8वां भी यहीं देख लेते हैं। खबर बोल है ना? 8वें में आपकी है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कह लीजिए या फिर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कह लीजिए। जो हम लोग के संविधान में उसमें इसमें रिकॉग्नाइज्ड शब्द का यूज किया गया है शेड्यूल में। यहां पर फिर भी हम लोग लिख लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी कितनी भाषाएं हैं इस समय? 22 भाषाएं हैं। और भारत में इस समय ऑफिशियल लैंग्वेज है आप लोग की 22। लेकिन इसमें बात चल रही है कि 3 अन्य भाषाओं को इसमें काफी जल्द ऐड किया जाएगा। मैं अभी उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, आगे ऐड किया जाएगा तो आपको खुद ब खुद स्वयं पता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले वो है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, वजह बताते हुए आगे चलेंगे। तो 9वां इसमें है आपका certain provisions and acts। कुछ एक्ट्स और कुछ प्रोविजंस को इसके अंदर फॉर्म किया गया था। बेसिकली क्या बात क्या थी, जब हम लोग का देश आजाद हुआ, जब हम लोग का संविधान बना, तो उसमें आगे चले कुछ खामियां नजर आई। जैसे कि सबसे पहली बात थी लैंड रिफॉर्म करना। लैंड रिफॉर्म मतलब करना आप कह सकते हैं कि कई सारी जमीनों को अधिग्रहित करना, उन्हें अलग अलग हिसाब से लोगों के बीच में बांटना या फिर पट्टे पे देना या उसको विकास कार्य में आगे ले जाना। तो इसमें कई सारी मुसीबतें आ रही थी। क्या थी उस समय जो हम लोग का फंडामेंटल राइट था उसके अंदर एक राइट टू प्रॉपर्टी ऐड था। राइट टू प्रॉपर्टी उसके अंदर रखा गया था, जिसके तहत अगर सरकार किसी जमीन अधिग्रहित करती है तो राइट टू फंडामेंटल राइट का वायलेशन और आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था, जिसके लिए लोग कोर्ट पहुंच जा रहे थे, जो कि बहुत ही केओस मतलब उस समय के लोगों के लिए, उस समय की सिचुएशंस के लिए अच्छा नहीं था। इससे विकास कार्यों में काफी बाधाएं आ रही थी।
तो इसके लिए पहला संवैधानिक संशोधन किया गया, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस और कुछ एक्ट्स को इसके अंदर रखा गया, 31 ख के अंदर रखा गया। तो जो आपका 31 ख है, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस और एक्ट्स को रखा गया इसमें। और इसमें किया क्या गया, इसमें भाई लैंड रिफॉर्म्स लेके आया गया, भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार कानून, इन सब के ऊपर इसमें जोर दिया गया। और यही आपके 9वें शेड्यूल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके किस शेड्यूल में भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण के तहत कुछ प्रावधान किए गए, या फिर कौन सा आपका इसमें शेड्यूल भूमि सुधारों से जुड़ा हुआ है, तो आप उसमें सीधे सीधे जवाब देंगे 9वां शेड्यूल। आइए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें शेड्यूल की तरफ। डिस्क्वालिफिकेशन आपका 10वां है यहाँ पे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। यह है आपका सीधे सीधे दल बदल कानून, जो कि आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट द्वारा रखा गया। अब उस समय एक सिचुएशंस क्या थी कि उस समय लोगों के मन बड़ी जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे थे। जो भी सांसद थे और विधायक थे, वो अपने दल से अलग होकर दूसरे दल में शामिल हो जा रहे थे, या फिर कह दे रहे थे कि भैया उनका मन परिवर्तित हो गया, वो इस पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे, जिससे वो चुन के आए हैं। और इसमें कुछ बातें ध्यान रखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, मतलब कि दल बदल कानून के तहत जो भी अयोग्य साबित किए जाते हैं, विधायक हो या फिर सांसद हो, उनके अलग अलग पैमाने होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से चुनकर आया है और वो आके अपनी पार्टी के विरुद्ध चला जाता है और कह देता है कि मैं अपनी पार्टी के साथ नहीं दूंगा, तो वह सीट जिससे वो चुन के आया वो सीट खाली हो जाएगी। उस विधायक को या फिर उस सांसद को डिस्क्वालिफाइड मतलब अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। और यह आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। संशोधन याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून भारतीय संविधान में लाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आखिरी में बचता है आपका 11वां और 12वां, और 11वें 12वें को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो 11वां है आपका पंचायत, बस पंचायत ध्यान रखिए, बाकी बातें हम बता रहे हैं। और 12वां है आपका म्युनिसिपैलिटी। अब आइए हाथ पर सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं पंचायत की। तो ये आपके संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो पंचायत में क्या किया गया? पंचायत में भाई सीधी सी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का गठन किया जाएगा। पंचायत का जो गठन किया जाएगा उसके अंदर में आपके 29 विषय रखे जाएंगे, 29 विषय रखे जाएंगे। इसके अलावा सब पंचायत को हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। पंचायत आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है भैया। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हिंदी में कहेंगे तो वहां की जो पंचायतें चुनी जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट यानी आप स्थानीय निकाय भी कह सकते हैं, ये है। पंचायत को आपको 73वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया है। उसमें 29 सब्जेक्ट है और यह आपके संविधान में 243 से लेके 243 ओ ध्यान रखिएगा, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, 243 से लेके 243 ओ तक में इसका वर्णन किया गया है संविधान के अंदर। इसको ध्यान रखिए, 243 से 243 ओ तक। और इसी से आगे थे म्युनिसिपैलिटी, और ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। ये भैया 73वें में आ गया तो ये 74वें में आ गए। 74वां संविधान संशोधन में आपकी म्युनिसिपैलिटी हो गई।
ये आपकी शहरी क्षेत्रों के लिए म्यूनिसिपैलिटी, आप नाम सुनते होंगे जैसे अपने अपने शहरों का, वो है स्थानीय लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे काम का कार्य को देखने के लिए। इसके अंदर आपके सब आते हैं कुल मिला के 18 सब्जेक्ट मतलब इसमें आप कह सकते हैं कार्य। सीधे सीधे समझिए, पंचायत के अंदर कुछ अधिकार आएंगे, कुछ शक्तियां आएंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उनकी कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। इन चीजों का वर्णन किया गया है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, इन चीजों का वर्णन किया गया है, म्यूनिसिपैलिटी की भी और पंचायत की भी। और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ये 74वें संविधान संशोधन के तहत आते हैं सीधे पंचायत के बाद। तो भैया उसके साथ ही में लगे होंगे, तो इसमें लगे हैं तो वो 243 पी से 243 जेड जी तक। इन बातों को ध्यान रखिए, एक बात दोहरा लीजिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं याद करने वाली। पंचायत आया किससे? 73वें संविधान संशोधन में है, किसमें? 9वें शेड्यूल में है। 243 से 243 और तक इसका वर्णन किया गया है। इसके अंदर 29 सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बेसिक आपके लिए इंफॉर्मेशन है। उसे म्यूनिसिपैलिटी आगे 12वें संविधान संशोधन में है, 12वें शेड्यूल में है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। 243 पी से 243 जेड जी में इसका वर्णन किया गया है। इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। अब आते हैं ट्रिक की बात करते हैं। इतना सब हम लोगों ने पढ़ तो लिया, और इसको कोई याद रखने के लिए एक ट्रिक होनी चाहिए। बहुत ही इजी सी ट्रिक है, बता रहा हूं। Years of old PM, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, इसका ये मतलब नहीं है, ये एक ट्रिक है। Years of old PM, आप उसको जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला टी पे आते हैं, तो टी से आप यहां पे टेरिटरीज, ये ध्यान में रख सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले किसकी बात की थी? राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात की थी हमने। तो सबसे पहले यहाँ पे टेरिटरीज से आपको स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों की याद आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ई की। यहाँ पे आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट है ई से, अपॉइंटमेंट होता आपका ए से है, मैं लिख ई से रहा हूं, बस यहां थोड़ा समझौता कर लीजिए, क्योंकि आगे इसको ए को हम लोग दूसरी जगह लेंगे। अपॉइंटमेंट्स आप पढ़ लो, जैसे ही पढ़ लो। अपॉइंटमेंट से आपको समझना है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी प्रेसिडेंट की, स्पीकर्स की, लोकसभा के, राज्यसभा के, बाकी स्टेट असेंबलीज की स्पीकर्स की, कैग की, हम लोग के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की। तो इसमें ये है, ए से आपका आ जाएगा ऊपर अफर्मेशन। अफर्मेशन से आपका मतलब हो गया यहाँ पे प्रतिज्ञा। भैया जब यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद अपने पद की प्रतिज्ञा भी तो लेंगे वो लोग। बस लाइन से चलना है, ए से हो गया आपका अफर्मेशन मतलब प्रतिज्ञा। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका आर से आप यहाँ पे ले आओ अपना राज्यसभा। जहां राज्यसभा आ गई वहां हम लोगों ने पढ़ा था चौथे में कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब हम लोग की राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। जहां भी राज्यसभा आ जाए शेड्यूल से रिलेटेड, वहां समझ लेना चौथे नंबर पे सीटों का आवंटन हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है 5वें नंबर पे, यहाँ पे ये है आपके शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 5वें हम लोग के एस से मतलब शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की और नियंत्रण की बात की गई है।
ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओ से आपका हो जाएगा अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा। छठवें में आपका है अदर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये बात ध्यान रखिएगा। F से आ जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। F से हम लोग यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पे हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर उसे नाम देंगे। सॉरी, फेडरल लिस्ट देना, लिस्ट नाम दे दिया जाए तो आपको ज्यादा सही से याद आएगा, फेडरल लिस्ट। अब यहाँ पे आते हैं, अगला यहाँ पे ओ है, तो यहाँ से हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये है आपके 8वें नंबर पे। आप यहाँ पे आ गया आपका एल से आपके हो जाएंगे कुछ लॉ। लॉ किससे जुड़े हुए? लैंड रिफॉर्म से। आप इसको सीधे सीधे आपको लैंड रिफॉर्म ही पढ़ लीजिए, लैंड रिफॉर्म्स एल से। डी से आपका डिफेक्शन हो गया, डिफेक्शन की दल बदल कानून, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से आपकी हो गई पंचायत, और एम से होगी आपकी म्युनिसिपैलिटी। ये रही एक छोटी सी ट्रिक, सब एक सीक्वेंस में है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप एक एक शब्द को मिलाते जाएंगे, आपको पूरे सीक्वेंस में ये याद शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। तो ये तो रही आज की क्लास, हम लोग फिर आगे मिलेंगे बाद में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।